वेलकम टू अवर ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लास। यहाँ हम 11th क्लास एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल वीडियो लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। इस क्रम में ये हमारा 8th वीडियो लेक्चर है। अब तक जो हमने अपने 7 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं उसमें हमने इस चैप्टर के सभी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज 1.20 तक डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम 1.21 एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि जब डाई नाइट्रोजन और डाई ऑक्सीजन अभिक्रिया द्वारा भिन्न यौगिक बनाती है तो निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त होते हैं। तो एक टेबल में इसने नाइट्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है और दूसरी टेबल में इसने इन्हीं के सामने ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे रखा है। ये कहता है ये प्रायोगिक आंकड़े रासायनिक संयोजन के किस नियम के अनुरूप है, बताइए। जैसे कि अभी आपने न्यूमेरिकल पढ़ा, उसमें आपने ये देखा कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में भिन्न भिन्न प्रकार से कंबाइंड होकर के जुड़ करके भिन्न भिन्न प्रकार की यौगिक बनाती है। तो सामने आप ग्रीन बोर्ड पर ये कुछ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक देख सकते हैं, जैसे कि NO, NO2, N2O, N2O5। यहाँ पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट रेशियो में आपस में कंबाइंड हो रहे हैं। नीचे उसने कुछ डाटाज दे रखे हैं। एक टेबल के अंदर उसने नाइट्रोजन का द्रव्यमान दे रखा है और ऑक्सीजन का द्रव्यमान दे रखा है। जैसे कि वह यहाँ पर कहता है कि 14 ग्राम नाइट्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ जाती है, कंबाइंड कर जाती है। इसी प्रकार से 14 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड या जुड़ जाती है। 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। इसी प्रकार से 28 ग्राम नाइट्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से जुड़ जाती है। तो इन आंकड़ों की सहायता से वह ये पूछना चाहता है कि ये कौन से नियम की पुष्टि करते हैं। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि रासायनिक संयोग के 5 नियम होते हैं, जो कि हमने अपने वीडियो लेक्चर नंबर 3rd वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, यहाँ पे डिफरेंट मास ऑफ नाइट्रोजन ऑक्सीजन के डिफरेंट मास से कॉम्बिनेशन करता है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन के एक पर्टिकुलर मास को लेकर के चलेंगे और उसी रेशियो में हम ऑक्सीजन का मास भी इंक्रीज कर देंगे। जैसे यहाँ पर यदि हम नाइट्रोजन के मास को डबल कर दें तो यहाँ पर ऑक्सीजन के मास को भी हमें डबल करना होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मास को डबल कर देते हैं, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन के मास को हमको डबल करना होगा। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन का मास हमने डबल कर दिया, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कॉम्बाइंड करता है, जबकि यहाँ पर भी 32 ग्राम नाइट्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है। और यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन 32 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइंड करता है और यहाँ पे 28 ग्राम नाइट्रोजन 80 ग्राम ऑक्सीजन से कंबाइन करता है। तो यहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो मास है वो सिमिलर हो जाता है और इस प्रकार से हम ऑक्सीजन मास रेशियो ज्ञात कर लेते हैं, जो कि 32 रेशियो 64 रेशियो 32 रेशियो 80 के इक्वल होगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 2 रेशियो 4 रेशियो 2 रेशियो 5 के इक्वल आता है, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। तो इस डिस्कशन से हमको ये पता चला कि यहाँ पर जिस लॉ के अनुसार, जिस नियम के अनुसार कॉम्बिनेशन हो रहा है वह है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपगेशन या फिर गुणित अनुपात के नियम को फॉलो करता है। आइए एक्सरसाइज 1.21 के सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि उसने एक यूनिट को दूसरी यूनिट में चेंज करने के बारे में कहा है। तो जैसे कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, 1 किलोमीटर को वह मिलीमीटर में चेंज करवाना चाहता है और 1 किलोमीटर को वह पिकोमीटर में चेंज करने को कहता है। तो हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर और 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो हम कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर इज इक्वल टू 1000 into 1000
मिलीमीटर इक्वल टू 10⁶ मिलीमीटर, तो यहाँ पर 1 किलोमीटर 10⁶ मिलीमीटर के इक्वल होगा। हम जानते हैं कि 1 पिकोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होते हैं। तो हम जानते हैं यहाँ पर 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। तो इसको यदि हम मीटर को पिकोमीटर में चेंज करें तो इसको 10⁻⁻12 से हम डिवाइड कर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 इंटू 10⁻12 पिकोमीटर यानी 10⁻15 पिकोमीटर। तो हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर में 10⁻15 पिकोमीटर होते हैं। तो सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इसको कर सकते हैं। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसमें 1 मिलीग्राम को किलोग्राम में चेंज करने को कहता है और 1 मिलीग्राम को नैनोग्राम में चेंज करने को कहता है। तो हम जानते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम और 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। तो यदि इस ग्राम को हम किलोग्राम में लिखें तो हम इसको 1/1000 इंटू 1/1000 किलोग्राम के इक्वल लिखेंगे, जो कि 10⁻⁻6 किलोग्राम के इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 किलोग्राम। हम जानते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम के इक्वल होता है, और 1 नैनोग्राम में 10⁻⁹ ग्राम होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम इक्वल टू 1/10⁻⁹ नैनोग्राम। ये जो वैल्यू है हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम, और अब इस ग्राम को नैनोग्राम में बदलने के लिए इसकी मल्टीप्लाई 1/10⁻⁻9 से कर देंगे। तो 1/10⁻⁻6 ग्राम, जो कि 10⁶ नैनोग्राम की इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁶ नैनोग्राम। आइए थर्ड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि 1 मिलीलीटर को लीटर में और 1 मिलीलीटर को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने को कहता है। तो यहाँ पे 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर के इक्वल हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में 1 ml को वह डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने को कहता है। तो हम जानते हैं 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, जिसको हम 1/10 डेसीमीटर 1/10 डेसीमीटर 1/10 डेसीमीटर यानी कि 1/1000 डेसीमीटर क्यूब यानी 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब के इक्वल लिख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं 1 ml इज इक्वल टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.22 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि यदि प्रकाश का वेग 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो तो 2 नैनो सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है। जैसा कि आप सामने देख रहे हैं, प्रकाश का वेग दे रखा है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड और समय दे रखा है 2 नैनो सेकंड। इसको हम 10⁻⁹ से गुणा करके सेकंड में चेंज कर लेंगे। इतने सेकंड में तय की गई दूरी को वह पूछना चाहता है। तो हम जानते हैं वेग बराबर तय की गई दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर प्रकाश का वेग गुणा समय। प्रकाश का वेग इसने दे रखा है 3×10⁸ और समय है 2×10⁻⁹ 3 दूनी 6 और 10⁻⁻1 बराबर 0.6 मीटर दूरी वह तय कर लेगा। तो यहाँ पर 2×10⁻⁹ सेकंड में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी 0.6 मीटर होगी।
आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.23 को डिस्कस करते हैं। इस न्यूमेरिकल में उसने एक रिएक्शन दे रखी है A+B2 इक्वल टू AB2, और ये कहना चाहता है कि कौन लिमिटिंग एजेंट है या सीमांत अभिकर्मक है। सीमांत अभिकर्मक वह अभिकर्मक होता है जिसकी मात्रा या द्रव्यमान या मोलों की संख्या कम होती है, उसको हम सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, और वही हमारी अभिक्रिया को कंट्रोल करता है। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं और प्रत्येक डिफरेंट पार्ट में उसने लेबलिंग एजेंट अर्थात सीमांत अभिकर्मक के बारे में पूछा है। तो जैसे कि आप फर्स्ट पार्ट में देख रहे हैं, ए के 300 परमाणु और B2 के 200 अणु आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद देते हैं। तो यहाँ पर एक आयतन 300 परमाणुओं के बराबर है जबकि एक आयतन 200 अणुओं के बराबर है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर B2 अणुओं की संख्या कम है, तो इस वाले केस में B2 जो है सीमांत अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा। सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर A के 2 मोल और B2 के 3 मोल आपस में अभिक्रिया करके उत्पाद देते हैं। एक आयतन 2 मोल के बराबर है जबकि B2 के एक आयतन 3 मोल के बराबर है। तो यहाँ पर A सीमांत अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा क्योंकि उसके परमाणुओं की संख्या कम है। तो हम कह सकते हैं सेकंड पार्ट में A सीमांत अभिकर्मक है। यहाँ थर्ड पार्ट में A के 100 परमाणु और B2 के 100 अणु आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं। एक आयतन A 100 परमाणु के बराबर है जबकि एक आयतन B2 100 अणुओं के बराबर है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि कोई भी सीमांत अभिकर्मक नहीं है और कुछ भी यहाँ पर शेष नहीं बचेगा, ना तो A और ना ही B2। फोर्थ पार्ट में A के 5 मोल और B2 के 2.5 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं। एक आयतन 5 मोल के बराबर है जबकि यहाँ पर एक आयतन 2.5 मोल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर B2 के मोलों की संख्या कम है, अतः यहाँ पर B2 सीमांत अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा। फिफ्थ पार्ट में A के 2.5 मोल और B2 के 5 मोल आपस में अभिक्रिया करते हैं। यहाँ पर एक आयतन A 2.5 मोल के बराबर है जबकि एक आयतन B2 5 मोल के बराबर है। तो चूंकि यहाँ पर A कम मात्रा में है तो हम कह सकते हैं कि A सीमांत अभिकर्मक की भांति कार्य करेगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.24 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन निम्नलिखित रासायनिक समीकरण के द्वारा अमोनिया बनाते हैं। N2 गैस पर 3H2 गैस इज इक्वल टू 2NH3 गैस। यहाँ पर इसने नीचे 3 पार्ट्स दे रखे हैं। फर्स्ट पार्ट में कहता है यदि 2 × 10⁻³ ग्राम डाई नाइट्रोजन 1 × 10⁻³ ग्राम डाई हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है तो प्राप्त अमोनिया के द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, उसने नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से अमोनिया गैस बनाई है। नाइट्रोजन के उसने 2 × 10⁻³ ग्राम ले रखे हैं और हाइड्रोजन के 1 × 10⁻³ ग्राम ले रखे हैं। हम इनको अणुभार से भाग करके पहले मोल में बदलने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये पहले 2000 ग्राम, इसको हम नाइट्रोजन के अणुभार 28 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर 1000 ग्राम हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 2 होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हाइड्रोजन के 500 मोल हमको प्राप्त हो गए और जब हम 2000 की 28 से भाग कर लेंगे तो नाइट्रोजन के मोलों को हम प्राप्त कर लेंगे जो कि 71.42 मोल के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हम लिमिटिंग एजेंट अर्थात सीमांत अभिकर्मक को ढूंढने का प्रयास करेंगे कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से कौन सीमांत अभिकर्मक है। यहाँ पर नाइट्रोजन का एक आयतन 71.42 मोल के बराबर दे रखा है और हाइड्रोजन का 3 आयतन 500 मोल के बराबर दे रखा है। यदि हम यहाँ पे नाइट्रोजन के 3 मोल निकालें, 3 मोल ऑफ N2 इज इक्वल टू 3 × 71.42 मोल जो कि 214.26 मोल के बराबर होगा। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 500 मोल है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग एजेंट अर्थात सीमांत अभिकर्मक के रूप में है। नाइट्रोजन के 71.42 मोल हाइड्रोजन के 214.26 मोल से अभिक्रिया कर जाएंगे तो शेष हाइड्रोजन बराबर 500 - 214.26
26 मोल के बराबर होगी। और जो अमोनिया के मोल प्राप्त होंगे वो 71.42 मोल के दुगने के बराबर प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पर एक आयतन 71.42 मोल के बराबर है, तो यहाँ पर दो आयतन अमोनिया 2 गुणा 71.42 मोल के बराबर होगी। आइए अब इन दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं और इस प्रकार से हमको अमोनिया के मोल प्राप्त हो जाएंगे और इसको अमोनिया के अणु भार से गुणा करके हम अमोनिया का भार प्राप्त कर लेंगे, जो कि इतने नाइट्रोजन के द्वारा बनाया जाएगा। यहाँ पर हम हाइड्रोजन के शेष मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे और उनको हम हाइड्रोजन के अणु भार से गुणा करके ग्राम में चेंज कर लेंगे, तो शेष बचे हुए हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, अमोनिया के नंबर ऑफ मोल्स जो होंगे वो 142.84 मोल होंगे। इसको हम भार में चेंज कर लेंगे। भार बराबर अणु भार गुणा मोलों की संख्या। अमोनिया का अणु भार 17 होता है, 17 गुणा 142.84। तो यहाँ पर अमोनिया का जो भार हमको प्राप्त होगा 2428.28 ग्राम हमको प्राप्त होगा। इस प्रकार हमारा फर्स्ट पार्ट पूरा हो जाता है, जिसमें कि ये पूछना चाहता है कि कितने ग्राम अमोनिया हमको प्राप्त होगी। तो एक बार आप फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। यहाँ पे नाइट्रोजन के 2000 ग्राम दे रखे हैं, उसको हमने उसके अणु भार से भाग करके मोलों में चेंज कर लिया। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 1000 ग्राम दे रखे हैं, उसके अणु भार से भाग करके हमने उसको मोलों से प्राप्त कर लिया और हमने यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक ढूंढने का प्रयास किया। तो हमें पता चल गया कि एक आयतन नाइट्रोजन 71.42 मोल के बराबर है। तो 3 आयतन नाइट्रोजन कितने मोल के बराबर होगी? तो 3 मोल ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 3 इंटू 71.42 मोल इज इक्वल टू 214.26 मोल के बराबर होगी। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन लिमिट से अधिक है और नाइट्रोजन लिमिट से कम है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन सीमांत अभिकर्मक अतः लिमिटिंग एजेंट के रूप में है। तो हम इतने मोल हाइड्रोजन में से इतने मोल हाइड्रोजन का यूज कर लेंगे, तो कितनी हाइड्रोजन हमको शेष बचेगी? 500 माइनस 214.26 मोल हाइड्रोजन हमको शेष बचेगी। लेकिन हमसे फर्स्ट पार्ट में ये पूछना चाहता है कि अमोनिया कितनी बनेगी। तो एक आयतन नाइट्रोजन का 71.42 मोल के बराबर है। यहाँ पर 2 आयतन अमोनिया 71.42 मोल के डबल के बराबर होगी। तो अमोनिया के मोल बराबर 2 गुणा 71.42 मोल बराबर 142.84 मोल। अणु भार से गुणा करके हमने इसको भार में चेंज कर लिया है। तो अमोनिया का भार बराबर अणु भार गुणा मोलों की संख्या, जो कि 2428.28 ग्राम प्राप्त हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए सेकंड पार्ट को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि कोई अभिकर्मक क्या शेष बचेगा। तो जैसे कि पहले भी बात हो चुकी है, यहाँ पर हाइड्रोजन जरूरत से ज्यादा है। हमको तो केवल 214.26 मोल हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर 500 मोल हाइड्रोजन दे रखे हैं। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के मोल अधिक हैं और वह शेष बचेंगे। आप इनको घटा लेंगे तो शेष मोलों की संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी, जो कि है 245.74 मोल। इनको अणुभार से गुणा करके आप भार में चेंज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान या भार बराबर अणुभार गुणा मोल शेष हाइड्रोजन का द्रव्यमान। तो शेष हाइड्रोजन का जो मोलों की संख्या है वो है 285.74 मोल। इसको अणु भार से गुणा कर दीजिए और शेष हाइड्रोजन का द्रव्यमान हमको प्राप्त हो जाएगा, जो कि 571.48 ग्राम के बराबर होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.25 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि 0.50 मोल Na2CO3 और 0.50 मोलर Na2CO3 में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर मोल बराबर हम जानते हैं भार बटे अणु भार के बराबर होता है। तो अणु भार Na2CO3 का हम निकाल लेंगे। Na का परमाणु भार 23, 2 से गुणा कर दीजिए। कार्बन का 12, O का 16 गुणा 3। जब आप इसको सरल कर लेंगे तो 106 प्राप्त हो जाएगा।
आप भार निकाल लीजिए, भार बराबर मोल गुणा अणुभार। मोल इसके दे रखे हैं 0.50 और अणुभार 106, तो 53 ग्राम Na2CO3 प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 0.50 मोल Na2CO3 का अर्थ है 53 ग्राम Na2CO3। जबकि यहां पर इसने M मीन्स मोलरता, मोलरिटी दे रखी है। इसका अर्थ होता है, मोलरता का सूत्र आप जानते हैं, मोलरता बराबर मोल बटे आयतन लीटर में। तो हम कह सकते हैं कि 0.50 m Na2CO3 का अर्थ है कि Na2CO3 के 1 लीटर बिलियन में 0.50 मोल Na2CO3 घुले हैं। इन शॉर्ट यदि कहा जाए तो हम कह सकते हैं 0.50 मोल Na2CO3 का अर्थ है 53 ग्राम Na2CO3, जबकि 0.50 मोलर Na2CO3 एक बिलियन को रिप्रेजेंट करता है, बिलियन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करता है, जिसका अर्थ है कि 1 लीटर बिलियन में Na2CO3 के 0.50 मोल घुले हुए हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.26 को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इसने एक इक्वेशन दे रखी है H2 प्लस हाफ O2 इक्वल टू H2O। इसने यहाँ पर H2 के 10 वॉल्यूम और ऑक्सीजन के 5 वॉल्यूम दे रखे हैं और कहना चाहता है कि जब 10 वॉल्यूम हाइड्रोजन 5 वॉल्यूम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगे तो H2O का कितना वॉल्यूम बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक आयतन H2 10 वॉल्यूम के बराबर है और यहाँ पे हाफ वॉल्यूम O2 5 के बराबर है। तो यहाँ पर भी एक वॉल्यूम H2O है जो कि 10 वॉल्यूम के बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि जब 10 वॉल्यूम H2 5 वॉल्यूम O2 से रिएक्शन करते हैं तो 10 वॉल्यूम H2O का निर्माण होता है। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.27 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि उसने कुछ यूनिट्स दे रखी हैं पिकोमीटर और मिलीग्राम में, और इनको स्टैंडर्ड यूनिट में वह चेंज करना चाहता है। तो हम जानते हैं पिकोमीटर दूरी की यूनिट होती है जिसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर में होती है और एक पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, जबकि मिलीग्राम वेट की यूनिट होती है और वेट की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वह ग्राम होता है। और हम जानते हैं कि 1 ग्राम में 10⁻³ मिलीग्राम होते हैं। तो यदि हम इसको 10⁻⁻12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी आप कर सकते हैं और यहाँ पर मिलीग्राम को ग्राम में चेंज कर दीजिए। 25,365 गुणा 10⁻³ ग्राम। तो पिकोमीटर जो है वह दूरी की इकाई है, उसकी स्टैंडर्ड यूनिट मीटर होती है और एक पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होते हैं। तो हम कह सकते हैं 28.7 पिकोमीटर इज इक्वल टू 28.7 इंटू 10⁻12 मीटर। इसी प्रकार से हम सेकंड पार्ट कर सकते हैं और थर्ड पार्ट में मिलीग्राम को वह ग्राम में चेंज करने को कहता है, क्योंकि जो भार होता है, वेट होता है, उसकी यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट ग्राम होती है और 1 मिलीग्राम में 10⁻³ ग्राम होते हैं। तो इस प्रकार से आप ये तीनों पार्ट इसके कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.28 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि उसने सबसे अधिक परमाणु की संख्या वाले परमाणु या अणुओं को हमसे पूछा है। यहाँ पे इसने 1 ग्राम Au दे रखा है जिसका परमाणु भार 197 होता है। 1 ग्राम सोडियम दे रखा है, इसका परमाणु भार 23 होता है। 1 ग्राम लिथियम दे रखा है जिसका परमाणु भार 7 होता है। 1 ग्राम क्लोरीन दे रखा है जिसका अणुभार 71 होता है। तो हम इन सब भार को हम मोल में चेंज कर लेंगे। मोल बराबर भार बटे अणुभार, और हम जानते हैं 1 मोल में अणु या परमाणु की संख्या अवोगाद्रो संख्या के बराबर होती है, जो कि 6.0223 और 10⁻23 के बराबर होती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल बराबर भार बटे अणुभार 197
इस प्रकार से यहाँ पर मोल बराबर भार बटे अणु भार 1/23, यहाँ पर मोल बराबर भार बटे अणु भार 1/7, और यहाँ पर मोल बराबर भार बटे अणु भार। परमाणुओं की संख्या निकाल लीजिए। परमाणु की संख्या बराबर 6.0223 गुणा 10⁻23/197। यहाँ पर निकाल दीजिए। परमाणुओं की संख्या बराबर 6.0223 गुणा 10⁻23/23। यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर 6.0223 गुणा 10⁻23/7, और यहाँ पर परमाणुओं की संख्या बराबर 6.0223 गुणा 10⁻23 इसका अणु भार 71। तो यहाँ पर किसके पास सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या होगी, आप उसका अनुमान लगा सकते हैं। जिसके हर सबसे छोटा होगा उसके पास परमाणु की संख्या अधिक होगी, क्योंकि यहाँ पे अंश का मान तो सबका बराबर है 6.0223 गुणा 10⁻23, और यदि हर सबसे छोटा होगा तो उसके पास परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि 1 ग्राम लिथियम में परमाणु की संख्या सबसे अधिक होगी। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.29 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एथेनॉल के ऐसे जलीय विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए जिसमें एथेनॉल का मोल अंश 0.040 है। मान लें कि जल का घनत्व बराबर 1। तो जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, इसमें हमसे एथेनॉल अर्थात C2H5OH की मोलरता ज्ञात करने को कहता है, जबकि C2H5 का मोल अंश इसने दे रखा है 0.04। हम जानते हैं कि C2H5OH का अणु भार 46 होता है, जिसकी कैलकुलेशन आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं। आप इसको इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले मोल अंश का फॉर्मूला लगाएंगे। एथेनॉल का मोल अंश बराबर एथेनॉल के मोलों की संख्या बटे एथेनॉल के मोलों की संख्या प्लस जल के मोलों की संख्या। आप जानते हैं जल के मोलों की संख्या 55.55 या 55.56 होती है, और फिर हम इसको कैलकुलेट करके एथेनॉल का मोलरता ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सामने ग्रीन बोर्ड पर देख रहे हैं, एथेनॉल के मोल अंश बराबर एथेनॉल के मोल बटे एथेनॉल के मोल प्लस जल के मोल। यहाँ पर एथेनॉल के मोल अंश 0.04 दे रखे हैं। एथेनॉल के मोल बटे एथेनॉल के मोल प्लस जल के मोलों की संख्या 55.55 होती है। इसका हमने इन्वर्स कर दिया 1/0.04 बराबर C2H5OH के मोल प्लस 55.55 बटे C2H5OH के मोल। इसको हम 100/4 के बराबर लिख देंगे। C2H5OH के मोल बटे C2H5OH के मोल बराबर 1 आ गया, ये प्लस 55.55 बटे C2H5OH के मोल। जैसा कि आप सामने इसकी कैलकुलेशन देख रहे हैं, 4 से 100 को हम डिवाइड कर देंगे, 25 बार डिवाइड हो जाएगा। 1 को पक्षांतर कर देंगे, 25 - 1 यानी कि 24 हमको प्राप्त होगा। 24 बराबर 55.55 बटे C2H5OH के मोल। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इतना अपना कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 100 4 से 25 बार डिवाइड हो जाएगा। 1 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, बराबर 55.55 बटे C2H5OH के मोल। 24 बराबर 55.55 बटे C2H5OH के मोल। पक्षांतर कर दीजिए। C2H5OH के मोल बराबर 55.55 बटे 24। इसको सरल कर लेंगे तो हमें C2H5OH के मोल प्राप्त हो जाएंगे, जो कि 2.31 मोल के बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि C2H5OH की जो मोलरता है वह 2.31 है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसको अपनी कॉपी में करने का प्रयास कीजिएगा। आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.30 को डिस्कस करते हैं, जिसमें कि वह कहना चाहता है कि एक कार्बन 12 कार्बन परमाणु का भार ग्राम में क्या होगा। हम जानते हैं 6.0223, जिसको अवोगाद्रो संख्या कहते हैं, और उसकी घात 23 परमाणु कार्बन 12 का भार बराबर 12 ग्राम। इसलिए एक परमाणु कार्बन 12 का भार बराबर 12/6.0223 गुणा 10 की घात 23। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 2 गुणा 10 की घात -23 ग्राम के बराबर आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि एक परमाणु कार्बन 12 का भार 2 गुणा 10 की घात -23 ग्राम के बराबर होता है। इस प्रकार ये वीडियो लेक्चर यहाँ पर फिनिश होता है। काफी लेंथी वीडियो लेक्चर था। आप जो भी न्यूमेरिकल करें उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी में अवश्य कीजिएगा। यदि कोई कठिनाई आती है या कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं।